Hello everyone, this is part 2 of 2024 का IMET पेपर एंड आज हम केमिस्ट्री सेक्शन करेंगे. इफ़ यू हैवंट चेक्ड आउट द प्रीवियस वीडियो जहाँ पे हमने बायो सेक्शन किया था, सो गो सी दैट. और लेट्स स्टार्ट. तो दिस इज़ एकेडमिक ईयर 2024-25. ठीक है, तो केमिस्ट्री वाला पार्ट देखते हैं. बायो हमने देखें कर लिया था लास्ट. ओके, केमिस्ट्री इज़ हियर. ठीक है, चलें. केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस 33 क्वेश्चन 33rd क्वेश्चन है. ठीक है, वो कहता है अ मिक्सचर ऑफ 0.3 मोल ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि हमारे पास नाइट्रोजन के 0.3 मोल्स हैं. ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो मोल्स हैं, मोल और मोल्स में क्या डिफरेंस है. मोल जब आप लिखते हैं तो ये कंसंट्रेशन को बता रहा है. ठीक है, कि भाई 0.3 मोल ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि यहाँ पे मोल जो है एज अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन काम करे. जैसे मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, तो ये कंसंट्रेशन का यूनिट है. इसी तरीके से मोलैरिटी हो गया, तो वो भी कंसंट्रेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे मोल जो है वो कंसंट्रेशन दिखा रहे हैं कि 0.3 मोल्स हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड 0.5 मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के. 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने 0.4 मोल्स हैं. ठीक है, एक्सर्ट्स द प्रेशर, यानी कि ये तीनों चीज़ें क्या, क्योंकि मैंने तीनों चीज़ें क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने पहला वर्ड क्या लिखा था, मिक्सचर. तो इनका जो मिक्सचर है वो टोटल प्रेशर लगा रहा है कितना, 2.4 ATM. ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट है प्रेशर का. ठीक है, तो प्रेशर कितना लगा रहा है वो 2.4 ATM. ये 2.4 ATM प्रेशर लगा रही है ये तीनों गैसेस का मिक्सचर. किसके ऊपर, समझ लें हमारे पास एक वेसल है, उसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है. ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, ये जो वेसल है इसकी वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रहा है. और प्रेशर कितना है, 2.4 ATM है. तीनों मिलकर गैसेस ये प्रेशर लगा रही हैं. हमसे उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द नाइट्रोजन, कि कितना प्रेशर नाइट्रोजन गैस लगा रही है. अब मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी पार्शियल प्रेशर का. देखो, जब भी आपके पास गैसेस की बात हो रही हो और स्पेशली गैसेस के मिक्सचर की बात हो रही हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे मिक्सचर का वर्ड इन्होंने यूज़ किया था, और ये जो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मिलकर क्या मिक्सचर बना रही है. तो जब भी गैसेस के मिक्सचर की बात होती है तो टोटल ये जितना प्रेशर लगाएंगी उसे हम प्रेशर कहते हैं. ठीक है, जितना ये मिक्सचर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो तो प्रेशर है. ठीक है, लेकिन अगर मैं इस मिक्सचर के अंदर जाके जो इंडिविजुअल गैसेस है, फॉर एग्जांपल ये मिक्सचर के अंदर नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ, तो जब मैं नाइट्रोजन के इंडिविजुअल प्रेशर की बात करूँगी तो उसके लिए हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं पार्शियल प्रेशर. कि नाइट्रोजन का प्रेशर अब कहलाएगा पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ये एक मिक्सचर के अंदर है. और मिक्सचर के अंदर जब किसी इंडिविजुअल गैस को आप प्रेशर लेते हैं तो वो पार्शियल प्रेशर है. अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, ये कोई स्पेशल टर्म वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट एक नाम दे दिया. चलो, मिक्सचर के अंदर जो गैस है उसका जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर. फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे बायो के अंदर जब आप एक्सचेंज पढ़ते हैं, गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, जब आप इंटरनल ब्रीदिंग, एक्सटर्नल ब्रीदिंग, ये सारे स्टेप्स पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के, तो वहाँ पे जब गैसेस एक्सचेंज होता है ब्लड लंग्स के दरमियान में, तो वहाँ पे आप कहते हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, वहाँ पे आप क्या टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं, पार्शियल प्रेशर की, इतना mmHg है. सही है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो जब आप एयर इनहेल करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन एयर के मिक्सचर में है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाएगा. यहाँ पे उन्होंने नाइट्रोजन का प्रेशर पूछा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि नाइट्रोजन का हमें पार्शियल प्रेशर मालूम करना है. इसका फॉर्मूला है सिंपल सा. कैसे फाइंड करेंगे, जो भी आपके पास नाइट्रोजन के मोल्स हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल मोल्स से. जितना भी टोटल मिक्सचर के मोल्स होंगे उससे, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे उसे टोटल प्रेशर से. क्लियर हो गया. ओके, आई विल रिपीट इट फॉर यू. अगर आपको एक मिक्सचर के अंदर एक इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है, फाइंड करना है, तो उसके लिए आप उस गैस के मोल्स को
divided by total number of moles of all the gases in the mixture and then multiplied by total pressure. ठीक है, अब जैसे सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं, 0.3. टोटल मोल्स कितने हैं, इनको आप ऐड कर दें, ये कितना हो जाएगा 0.12. मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे, टोटल प्रेशर से. तो टोटल प्रेशर हमारे पास कितना है 2.4 atm. इसको आप कैलकुलेट करें तो 0.3 जब डिवाइड होगा 0.12 के साथ तो ये आ जाएगा आपके पास 2.5 आंसर. और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.4 से तो ये हो जाएगा समथिंग, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, ओके नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आ गया कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0.6. ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है. नाउ जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पेस मैं यहाँ से इसे रिमूव कर दूँगी. ओके लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा, a gas confined in a rigid cylinder and maintained at a temperature of -3 यानी कि हमारे पास टेम्परेचर, एक गैस है जो कि एक वेसल के अंदर, कंटेनर के अंदर है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर है -3 सेल्सियस. ठीक है, एक्सर्ट्स अ प्रेशर, कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है 9 atm. ठीक है, व्हाट प्रेशर वुड बी सेम गैस, अगर वही गैस क्या प्रेशर, यानी कि मुझे एक चीज़ पता लगे कि व्हाट प्रेशर, मुझे फाइंड क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है. उसी गैस का प्रेशर क्या होगा जब वो हीट करके उसका टेम्परेचर बढ़ा के हम 27 कर देंगे, यानी कि टेम्परेचर कितना 27 कर दिया. अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा जो कहता है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. आपने अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान का पूछा है, यानी कि इसको मैं मानती हूँ T1, ये P1 हो जाएगा. ठीक है, टेम्परेचर ये हो जाएगा टेम्परेचर 2 और ये P2. मुझे फाइंड क्या करना है, P2 फाइंड करना है. चलो ये तो है चार्ल्स लॉ, ये बॉयल्स लॉ, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का जो हमारे पास रिलेशन है ये कौन सा लॉ बताता है, ये बताता है गे-ल्यूसिक्स लॉ. ठीक है, गे-ल्यूसिक्स लॉ. गे-ल्यूसिक्स लॉ जो है ये कहता है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सिंपल सी बात है, जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके लिए आप क्या इक्वेशन लिखते हैं, V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2. उसी तरीके से आप टेम्परेचर प्रेशर का बना लें यहाँ पे इक्वेशन कि T1 अपॉन क्या है ये, P1 इज़ इक्वल टू T2/P2. अब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करके देखें क्या आंसर आता है, लेकिन बी वेरी केयरफुल, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं लेना. सबसे बड़ी और बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये है, टेम्परेचर आप इग्नोर करते हैं, उसका यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर. तो आप यहाँ पे पहले तो ये जो टेम्परेचर सेल्सियस में है इन्हें आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर आपको सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में तो आप जो टेम्परेचर है सेल्सियस में, जैसे यहाँ पे -3 है, उसके साथ आप ऐड कर देंगे 273. ठीक है, तो -3 + 273 हमारे पास हो जाएगा 270. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, T1 हो गया. सही है. अब क्योंकि आई डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ स्पेस तो मैं यहाँ पे ओके इट्स नॉट वर्किंग, तो चलो यहाँ पे मैं एडजस्ट करना पड़ेगा
चलें, ये समझ आ गया। T1 हमारे पास केल्विन के अंदर कितना हो जाएगा, 270 केल्विन, ठीक है। अब हम कन्वर्ट करेंगे इसी तरीके से, 27 में ऐड कर देंगे 273, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। T2 कितना है, 300 केल्विन। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें। इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखें। ओके, बिफोर यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर चुके हो तो आई एम सो सॉरी, यहाँ पे हमने छोटी सी गलती एक की है। मैं उसी के बारे में भी सोच रही थी वाइल आई गेव यू द क्वेश्चन, कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सो मेक श्योर आप भी ये गलती रिपीट ना करें। जो T है वो एक साइड पे होगा, P दूसरी साइड पे, यानी कि T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, ये फॉर्मूला होगा। माय बैड। अब आप वैल्यूज़ पुट करें, चले हम लोग कर लेते हैं। T1 की वैल्यू क्या थी, 270। T2 क्या है, T2 है 300। P1 की वैल्यू क्या है, 9 ATM, ठीक है। और P2 हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 270 P2 जो मुझे फाइंड करना है, और 9 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 300 से, तो ये हो जाएगा 2700, ठीक है। मुझे P2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2700 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है, 10, ठीक है। तो P2 की वैल्यू क्या आई, 10 ATM। आई होप कैलकुलेशन में कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जस्ट इस बात का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर्म हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विथ वाटर। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है, ये सारे ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। ऑक्साइड क्या होता है, कोई भी बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्साइड, कोई भी बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्राइड, ठीक है। तो ये सारे ऑक्साइड्स हैं, पूछ रहा है कि इनमें कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो कि हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा जब आप उसे पानी के साथ ऐड करेंगे। देखिए हमारे पास ऑक्साइड्स जो हैं, जब भी ऑक्सीजन मेटल के साथ मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम के साथ OH नहीं, सोडियम के साथ जब हमारे पास ऑक्सीजन मिला तो ये Na2 कर लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल ऑक्साइड है सोडियम का। तो यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड्स जितने भी होते हैं ये होते हैं एसिडिक, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, और जब ये पानी में जाएंगे तो ये हाइड्रोजन रिलीज़ करेंगे क्योंकि ये एसिडिक नेचर रखता है। अगर मैं बात करूँ बेसिक ऑक्साइड्स की, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, जैसे कि कार्बन नॉन मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अरे क्या हो गया, सब उल्टा हो रहा है आज। कार्बन डाइऑक्साइड, आई एम सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, गॉड। ये वाला जो है ना मेटालिक ऑक्साइड्स, ये बेसिक होता है। दोबारा से सुन लो। ऑक्साइड्स जो हैं, यानी कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, तो जब मेटल के साथ ऑक्सीजन मिलेगा, यानी कि जो मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, तो ये क्या है, ये है बेसिक इन नेचर, ठीक है। ये बेसिक नेचर का होगा, सही है। और जब आप इसे वाटर में ऐड करेंगे तो हमारे पास OH रिलीज़ होगा, एज अ बेस ये काम करेगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। और जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कार्बन के साथ अगर मैं ऑक्सीजन मिलाऊँ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये एसिडिक नेचर रखता है, ठीक है। ये पानी में OH नहीं रिलीज़ करेगा, यहाँ पे ये एसिडिक नेचर का होगा। तो अब इन ऑप्शंस में से अगर आप देखो, जो भी बेसिक होगा वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शंस को देखते हैं।
बिना देखे भी आप बहुत ही सिंपल से तरीके से बता सकते हो, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि नॉन मेटेलिक जितना भी होगा वो एसिडिक होगा। तो जैसे ये क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन है तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये कैसा है, ये एसिडिक है। तो ये हाइड्रोक्साइड यानी कि OH नहीं रिलीज़ करेगा पानी में, ठीक है। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी एसिडिक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी एसिडिक है। सिलिकॉन ऑक्साइड क्योंकि ये 4th ग्रुप का एलिमेंट बना रहा है तो ये हमारे पास नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन क्योंकि ये एक मेटेलिक ऑक्साइड है। बेरियम 2nd ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो बेरियम जो है वो एक मेटल है। मेटल बेसिक नेचर रखता है व्हेन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, तो इसीलिए ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास। गिवन द थ्योरेटिकल रिएक्शन यील्ड ऑफ 4, अच्छा ये हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अब यहाँ पे मैं 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स को पढ़ूंगी और उस तरीके से हम लोग देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी नहीं। अब आई नीड सम स्पेस फॉर दिस क्वेश्चन, इसीलिए वी कैन एक, चलें ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ओके बेटर, ये है हमारे पास रिएक्शन, ठीक है, दिख रहा है। नाउ वी नीड टू फिगर आउट कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। पहले तो आप इस रिएक्शन को थोड़ा सा देख लो, एनालाइज कर लो किस तरीके का ये रिएक्शन है, बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। पहले तो देखो बैलेंस्ड है या फिर नहीं। आयरन 4 बैलेंस्ड है। सल्फ़र यहाँ पे कितना है, 4 2 8, और यहाँ पे सल्फ़र कितना है, 8 है। सल्फ़र भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पे 22 है, 11 2 22, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितना है, 22 है। तो चलो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि ऑप्शंस में क्या कहता है। ऑप्शंस में कहता है, अच्छा इसको मैं यहाँ पे खुद से लिख लेती हूँ। I don't know, but it just feels right to write the equation again with my handwriting. I don't know. चलो अब थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे। ये हमारे पास इक्वेशन है। ऑप्शन ए में वो कह रहा है कि फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ, यहाँ पे आयरन सल्फाइड दिया हुआ है इन्होंने, वो कह रहा है 2 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड और 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो हमारे पास 1 मोल बनेगा। अच्छा मुझे बताएं, ये जो है ये फेरस ऑक्साइड है या फिर फेरिक ऑक्साइड है? हाँ कैसे पता लगाएंगे? अच्छा ऑक्सीजन हमारे पास -2 होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो रहा है। तो आयरन हमारे पास क्या होता है, +2 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन कितना है, -6 है, तो यहाँ पे कितना पॉजिटिव में होना चाहिए, +3 होना चाहिए। तो जब भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, आपने कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना होता है। जैसे अभी किसी ने कहा मुझे नहीं समझ आया, तो देखिए यहाँ आयरन कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चला जाएगा 3, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई है, 3 आई है, +3, ठीक है। तो जब भी आयरन +3 में होगा और आयरन +2 में हो सकता है, तो जब +3 में है तो उसे आप कहेंगे फेरिक, और जब +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये हो जाएगा फेरस। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +3, तो ये है फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड भी बनता है, ये वाला कौन सा है, ये फेरिक ऑक्साइड है। कैसे, क्लियर हो गया? तो हाँ वो कह रहा है कि 1 मोल फेरिक ऑक्साइड का ऑब्टेन हो रहा है। देखते हैं ऑप्शन सही है या फिर नहीं।
कैसे पता लगाएं, मुझे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये क्वेश्चन, बट उतना है नहीं, जस्ट थोड़ा सा आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू, पहले तो आप इक्वेशन देखें, आपके पास 4 मोल्स हैं किसके, आयरन सल्फाइड के, ठीक है। उससे बना रहा उस मतलब 4 मोल से कितने फेरिक ऑक्साइड के मोल्स बन रहे हैं, 2, ठीक है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन। अब हम आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन कहता है, अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन, ऑप्शन कहता है कि फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ आयरन सल्फाइड, यानी कि अगर मेरे पास 2 मोल हैं, तो चलो अभी इसको अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ, इसको आप अभी छोड़ दें, ठीक है। मतलब जो आधा पार्ट है इसका, एक ऑप्शन का, इसको अभी थोड़ा सा इग्नोर करें और आप खुद बताएं कि अगर मेरे पास 4 मोल हैं आयरन सल्फाइड के, तो फेरिक ऑक्साइड कितना, 2 मोल बना अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। अब ये देखें, स्टोइकियोमेट्री का ये क्वेश्चन है। अब उसने हमें दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना, 2 मोल अगर मेरे पास है, तो देखो 4 से 2 बना, आधा हो गया, तो 2 का आधा क्या होगा, 1, ठीक है। ऐसा ही है, बिल्कुल है। अब देखें इसमें इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, तो फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ आयरन सल्फाइड कितना फॉर्म होता है, 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड। मतलब मैंने ये ऑप्शन देखा भी नहीं था, मैंने जस्ट ऐसे बता दिया, क्योंकि सिंपल सी बात है ना ये तो मतलब ऑप्शन ए इस मतलब ऑप्शन ए में एक बात तो इन्होंने बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है। अभी जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो कहता है कि 11 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर 2 मोल हैं फेरिक सल्फाइड के, अगर 11 मोल ये ऑक्सीजन का रखता है, तो मेरे ख्याल से 4 मोल ऑफ फेरिक सल्फाइड में भी 11 मोल, आप देखो ना इक्वेशन में, और 2 मोल में भी 11 तो नहीं होना चाहिए था, उसका हाफ होना चाहिए था, यानी कि 5.5 समथिंग इतना ही होगा। तो ये बात तो गलत है, ठीक है, ये चीज़ तो सही नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि आयरन सल्फाइड मेरे पास क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन की जितनी भी क्वांटिटी हो, वो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको अफेक्ट नहीं करेगी। तो ऑप्शन ए में अगर ये बात अगर आप मान के भी चलें, तो किसी हद तक ऑप्शन ए एक सही जवाब बन सकता है, ठीक है, हो सकता है, मतलब इट्स नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग। अभी दूसरे ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी देखते हैं कि दूसरे ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। ऑप्शन ए मुझे चलो 80% मुझे लग रहा है कि सही है, गलत है, ठीक है। किसी ने कहा 50% किसी को लग रहा है। ऑप्शन ई देखो, बी देखो, सॉरी, फ्रॉम 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, भाई 4 मोल हैं ऑक्सीजन के, चलो 4, इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि 4 मोल अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, मेरे पास मैं यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देती हूँ। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी कहता है फ्रॉम 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, कितना मोल है, 4 मोल है ऑक्सीजन का, और 11 मोल्स हैं किसके, आयरन सल्फाइड के। तो मेरे पास, इसको हटाओ, खुद एनालाइज करो कितना आपके पास, क्या कह रहा है ये, क्या सल्फ़र डाइऑक्साइड, कितनी सल्फ़र डाइऑक्साइड के मोल्स बन रहे हैं। तो अगर 4 मोल से 8 मोल बन रहे हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के, तो 11 मोल से कितना बनेगा, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के देखें भाई। अगर 4 से 8 बन रहे हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के, तो 11 से कितने बनेंगे, 11 8 का 88, डिवाइड कर देंगे 4 से, क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इन्होंने लिखा है कि, इन्होंने क्या लिखा है, एक सेकेंड, कहाँ गया, ये रहा, 8 मोल्स। तो ये तो ऑप्शन बी इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, गलत है, ठीक है। समझ आ गया कैसे गलत है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, जस्ट आपने पहले बैलेंस इक्वेशन को देखना है, उसके अकॉर्डिंग स्टोइकियोमेट्री का सिंपल सा सवाल है, ठीक है। ऑप्शन सी देखो, टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड, अगर मुझे 1 मोल चाहिए इसका, अगर मुझे 1 मोल चाहिए, तो अगर मैं ऑप्शन को यहाँ पे ना भी देखूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि मुझे आयरन सल्फाइड कितना चाहिए। मुझे अगर 4 से 2 बन रहा है, तो 1 अगर मेरे पास फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ऐसा ही होगा ना। चलो, वो कह रहा है 2 मोल ऑफ फेरिक सल्फाइड, आई एम सॉरी, आयरन सल्फाइड है। तो चलो, ये बात तो बिल्कुल सही लिखी हुई है इन्होंने। और 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नेसेसरी, अगर मुझे 1 मोल चाहिए फेरिक ऑक्साइड का, तो 2 मोल
फेरिक सल्फाइड के लगेंगे और 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। कितना मोल? 5 मोल। ठीक है, नॉट बैड। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। सिर्फ इसमें जो बात है वो डिफरेंस किसका है? डिफरेंस है ऑक्सीजन का। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स उसने कितने दिए हैं? 5 मोल्स दिए ऑक्सीजन के। ओके, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई ये दोनों आपके होमवर्क है। आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या बात गलत है तो क्यों है, और सही है तो क्यों है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ आंसर एज एन आंसर, एनालाइज करना आपका काम है। ऑप्शन डी और ई को मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, आप अब इसको इग्नोर नहीं करना, आपने देखना है कि क्यों गलत है। अब यहाँ पे सही जवाब आपके पास जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये दोनों ऑप्शंस ऑलमोस्ट क्या है? सेम है कि भाई यहाँ पे फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ कितना आयरन सल्फाइड, मेरे पास 1 मोल बन रहा है किसका? आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का। तो इसमें भी इन्होंने ये लिखा है कि 1 मोल फेरिक ऑक्साइड, 1 मोल फेरिक ऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ आयरन सल्फाइड और 2 मोल्स ऑफ आयरन सल्फाइड। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे क्या है? डिफरेंस है अपना ऑक्सीजन का। और यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस वो ये भी है कि इन्होंने कहा है कि 5 मोल ऑक्सीजन नेसेसरी चाहिए आपको अगर आपको 2 मोल आयरन ऑक्साइड चाहिए। तो देखें यहाँ पे आपको एक और प्रोडक्ट को इग्नोर नहीं करना, वो जो कि है सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करने के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। सही है, तो ऑक्सीजन के मोल्स अगर आप कम लेंगे, अगर आप 5 ऑक्सीजन के मोल्स ले लेंगे तो यहाँ पे ये जो क्या नाम है फेरिक ऑक्साइड है, इसकी क्वांटिटी 1 मोल ना बन पाए। ठीक है, फॉर दैट रीज़न ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन।